तो आज अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ठीक है, तो आओ उसमें देखेंगे हम लोग क्या है। तो एक लाइन अपने न्यू पेज निकालो, हेडिंग लगाओ चैप्टर की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अब दोस्तों अगर आप लोग इसको गौर से पढ़ो तो आप लोग को यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी। हम लोगों को यहाँ पे दो चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक तो गैसेस के बारे में और दूसरा रेडिएशन के बारे में। ठीक है, ठीक है। और इन दोनों की हम लोग क्या पढ़ने वाले, इन दोनों की हम लोग काइनेटिक थ्योरी पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? अब आपको जब मैं आगे बढ़ूंगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो अगर ब्रीफली बोलूं ना तो आपको इस चैप्टर में दो पार्ट्स मिलेंगे। एक पार्ट में गैसेस के बारे में पढ़ा जाएगा और अगले पार्ट में रेडिएशन के बारे में। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो आप देखोगे इसमें थोड़ा पार्ट जो है वहां तक हम लोग गैसेस पढ़ेंगे, गैसेस का पार्ट खत्म होगा तो फिर वहां से रेडिएशन का पार्ट चालू होगा। मतलब उसके बाद जो कुछ होगा, जो कुछ फॉर्मूलेज होंगे वो रेडिएशन के लिए होंगे। क्लियर है? समझा इतना? अब इसको काइनेटिक थियरी क्यों बोल रहे हैं वो भी अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो पहले हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? गैसेस के बारे में। किसके बारे में? गैसेस के बारे में। तो दोस्तों जब भी हम लोग गैसेस के बारे में स्टडी करने गए, ठीक है, तो अब किसी चीज को अगर मान लो हमको स्टडी करना है तो उसके लिए उसका कुछ सैंपल लगेगा कि उसके ऊपर हम स्टडी कर सकें, बराबर। ठीक है, तो मान लो अगर मुझे कोई गैस को स्टडी करना है और मैंने थोड़ा सा गैस का कहीं पे भी कंटेनर के अंदर सैंपल ले लिया, बोतल के अंदर या कंटेनर के अंदर किसी गैस का सैंपल ले लिया। मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कोई भी गैस है, ठीक है, कोई भी गैस हो सकती है। अब ये गैस को मुझे स्टडी करना है तो यहाँ पे दिक्कत क्या आई मालूम है? ये इतने से कंटेनर के अंदर गैस के ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। कितने होंगे? ट्रिलियन। मैं मिलियन नहीं, लैक्स नहीं बोल रहा हूँ, मिलियन नहीं बोल रहा हूँ, बिलियन नहीं बोल रहा हूँ, ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब समझते हो? 10 to the power of 12, 1 लाख करोड़। तो इसमें कहीं ट्रिलियन, कहीं 100 ट्रिलियन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा खरबों में मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अच्छा तो मुझे आप बताओ कि इतने सारे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, क्या इनको अगर मुझे किसी गैस को स्टडी करना है तो क्या मैं इनके एक एक मॉलिक्यूल को स्टडी कर सकता हूँ डिटेल में? तो इतने सी ही गैस को स्टडी करने में मेरी कई जिंदगियां निकल जाएगी, समझे? तो इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी सच वास्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एक दिक्कत आ रही थी। दूसरा, अगर हम लोग को इनको स्टडी करना है गैसेस को, तो गैसेस को स्टडी करने के लिए हमको कुछ अजम्पशंस करने पड़े। क्या करने पड़े? अजम्पशंस। पहला तो अजम्पशन हमने ये किया कि हम लोग बजाय एक एक सिंगल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पढ़ने के गैस के, हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है इसकी एक एवरेज प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एवरेज प्रॉपर्टी। एवरेज प्रॉपर्टी मतलब सब मिल के क्या कर रहे हैं, सिंगल आदमी क्या कर रहा है वो नहीं देखेंगे, सब मिलजुल के क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर कहीं पे लाख लोग हैं, ठीक है, वो लाखों लोग में मान लो कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, लेकिन उसमें अच्छों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बुरों की क्वांटिटी थोड़ी सी है। तो अगर मैं एक एक को इंडिविजुअल देखने जाऊंगा तो उसमें कोई अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे एवरेज देखना है, 1 लाख लोग अच्छे हैं या बुरे, सिर्फ एक राय कायम करनी, 1 लाख लोग अच्छे हैं या बुरे, तो मैं क्या बोलूंगा? उसमें मेजोरिटी किसकी है? अच्छे लोगों की। तो एक एवरेज प्रॉपर्टी मैंने उस
सैंपल के लिए क्या निकाल लिया कि हाँ अच्छी है, तो उस अच्छे लोग हैं। तो उसी तरह अगर हम गैस को भी स्टडी कर रहे हैं तो मैंने कहा कि अगर एक छोटा सा स्पेस भी ले ले हम लोग, तो उसके अंदर जो ये गैस है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, बराबर। गैस मॉलिक्यूल से बने, कोई भी गैस वो मॉलिक्यूल से बनी होगी, बराबर। उस मॉलिक्यूल में एटम होंगे, बराबर। तो खाली मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल भी कितने नंबर्स में होंगे, ट्रिलियंस में। कितने में? ट्रिलियंस में। मिलियन बिलियन नहीं, कितने? ट्रिलियंस, ट्रिलियंस में होंगे मॉलिक्यूल। और इतने सारे मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली स्टडी करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब अगर इनको इंडिविजुअली स्टडी करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है तो हम लोग क्या करेंगे? हमने क्या सोचा, बजाय इनको इंडिविजुअली स्टडी करने के हम क्या कर रहे हैं, इनकी एक एवरेज प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, मोटा मोटा, ठीक है। इनका बिहेवियर कैसा होगा वो स्टडी करेंगे। बोलो क्लियर है? हाँ। और हमने देखा कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, कहीं पे भी हो, हमने देखा ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। क्या किसमें रहते हैं? इसमें रहते हैं रैंडम मोशन, मतलब मोशन करते रहते। अभी अगर मैं गैस को कंटेनर में रख दूं, ठीक है, उसके कोई एक मॉलिक्यूल पे खाली नजर रखूं ना तो मुझे क्या दिखेगा, वो मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। अब इधर उधर क्यों भाग रहा है? ये इधर भागा, कंटेनर से टकरा गया, फिर यहाँ टकरा के यहाँ भागा, वहां टकराया, फिर यहाँ भागा, फिर वहां टकराया, फिर यहाँ भागा। एक तो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे जिसमें उसको रखा गया है, दूसरा आपस में भी एक दूसरे से टकराएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, अंदर कितने मॉलिक्यूल है, मिलियन और ट्रिलियन। अब इतने सारे मॉलिक्यूल जब एक जगह पे भर दोगे और सभी यहाँ वहां भाग रहे, जो जैसा बिहेवियर एक मॉलिक्यूल कर रहा है वैसे ही बिहेवियर सारे मॉलिक्यूल करेंगे। सारे ही मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते रहते हैं। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर इस रूम में अभी गैस है हाँ, है ना। एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी गैसेस प्रेजेंट है वो यहाँ पर भी है, बराबर। तो मान लेते कोई भी एक गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनके मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। हाँ, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इस रूम के अंदर? इतने ज्यादा कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कहीं 100 ट्रिलियंस के अंदर इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे, और सारे ही मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? मोशन में। कैसे मोशन में? रैंडम मोशन। कोई फिक्स पाथ नहीं है उनका, चल रहे। यहाँ टकरा गए, फिर जहाँ बाउंस होने के बाद जहां उनको डायरेक्शन मिला वहां चलेंगे, फिर वहां टकरा गए, फिर जहां डायरेक्शन मिला वहां चलेंगे। मान लो ये दीवार आ गई, दीवार से टकरा गए, फिर जो डायरेक्शन मिला वहां चलेंगे। ये तो मैं एक की कहानी बोल रहा हूं, ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स करेंगे, बराबर। अब क्योंकि हम ये मान के चले कि गैस के जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। क्या करते रहते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं। ये उनके बिहेवियर को देख के हमने ये कंक्लूजन निकाला, क्या? कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा किस में रहते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। क्या करते रहते हैं? रैंडम मोशन। तो जितने भी मॉलिक्यूल है सब क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन। और आप मुझे बताओ, कोई चीज मोशन में होगी तो क्या उसके पास वेलोसिटी होगी? कोई चीज मोशन, अभी जैसे मॉलिक्यूल निकला, टकराया, फिर यहाँ भागा, फिर यहाँ भागा, अरे तो ये करने के लिए इसको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई चीज मूव हो रही होगी तो उसके पास वेलोसिटी होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। और मुझे आप बताओ, देयर इज अ एनर्जी व्हिच इज एसोसिएटेड विद वेलोसिटी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? जो वेलोसिटी से रिलेटेड है। वेरी गुड। कौन सी एनर्जी हो? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अब समझ में आया कि हम लोग इस थियरी को काइनेटिक थियरी क्यों बोल रहे? हाँ, क्योंकि यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे, क्या कहीं ना कहीं उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी? और क्योंकि ये मोशन में है, इनके पास वेलोसिटी होगी, देयर इज अ एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। और ये पूरी कहानी किस पे एप्लीकेबल है? किसके लिए कर रहे हैं? किसको देख रहे हैं हम लोग? ये गैसेस के लिए। तो दैट इज व्हाई दिस होल थियरी is called as kinetic theory of gases। समझ में आया? काइनेटिक वर्ड क्यों आया? बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग रियल गैसेस को भी लेके नहीं करते। ये जो गैस है, जैसे अभी ये जो भी ये थियरी है ना, थियरी का मतलब ये ऑन पेपर है, एक थियरी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं गैसेस के बारे में।
रियल गैसेस ऐसी नहीं होती जो भी हम लोग देखने वाले हैं। रियल गैसेस में कुछ और पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं जो हम ये जो पढ़ने वाले हैं ना गैस थियरी के अंदर, थोड़ी सी अलग होती है रियल गैसेस से। क्या अलग होती है, क्यों अलग होती है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब अगर गैस को हम लोगों को स्टडी करना था, जो कहीं पे भी कोई गैस है उसको अगर हम लोग को स्टडी करना है तो हम लोगों को कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। क्यों अजम्पशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? पहले तो ये समझो व्हाई वी आर अज्यूमिंग समथिंग टू स्टडी गैस। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, ताकि हम बिहेवियर ऑफ गैस को आसानी से समझ पाए, ठीक है। ताकि हम बिहेवियर ऑफ गैस को आसानी से हमारी जो स्टडी है गैस को लेके वो हम इजीली कर पाए। क्यों मालूम है? अगर हम रियल के सिनेरियो ले लें, रियल गैसेस का सिनेरियो ले लें, तो वहां पे बहुत सारी रैंडम चीजें आ जाती है, तो उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, थियरी जिसकी पढ़ते हैं, उसमें हम आइडियल केसेस को कंसिडर करते हैं। किसको? आइडियल केसेस। गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, केसेस। जैसे इंजन पढ़ते टाइम हमने आइडियल केस लिया था, कार्नोट इंजन, बराबर। उसी तरह जब आप फ्लूइड पढ़ोगे वहां पे एक केस आएगा, उसको बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। ये आइडियल चीजें क्यों लेते हैं हम लोग? आइडियल चीजें इसलिए लेते हैं कि ये दुनिया की लिमिटेशन से कट गई। मतलब रियल के सिनेरियो में अगर कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, कुछ सिनेरियो पेश ऐसा आ रहा है जिससे हमको स्टडी करने में मुश्किल हो रही है, तो उसको हम आइडियल केस में क्या करते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों निग्लेक्ट करते हैं? क्योंकि ये चीज हमको खल रही थी, यानी ये चीज हमारी स्टडी में बाधा डाल रही थी। अब अगर कोई चीज हमको किसी चीज को समझने में बाधा डाल रही है और हमको उसको स्टडी करना है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चीज की वजह से हम इसकी स्टडी नहीं कर पा रहे, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन रियल केस में वो चीज वहां नहीं है, ऐसा है क्या? वो तो है, लेकिन हम मान के चल रहे कि वो नहीं है। क्यों? सिंपली फॉर द सेक ऑफ स्टडी एंड रिसर्च। समझ में आया? फिर उन थियरीज को हम डेवलप करते हैं, कुछ चीजों को आइडियल कंसीडर करके हम कोई थियरी को डेवलप करते हैं। फिर उन थियरीज को हम एक्चुअल लैब में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो हमको समझ में आता है कि आइडियल केस में और रियल केस में क्या फर्क है, क्या डिविएशन है। आई बात समझ में? हाँ। तो मैंने अभी आपसे कहा कि फॉर स्टडी पर्पसेस हम लोगों को कुछ अजम्पशंस करने पड़ते हैं। क्यों अजम्पशंस करने पड़ते हैं? कि मान लो अगर जैसे एग्जांपल कि अगर मुझे किसी चीज को स्टडी करना है और उसके स्टडी करने में लेट्स से रूम का टेम्परेचर, जैसे हमने वो याद है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट स्टडी किए थे, वहां पर फ्रिक्शन हमारे लिए प्रॉब्लम होता। क्यों प्रॉब्लम होता? क्योंकि फ्रिक्शन में भी कुछ एनर्जी चली जाती, लेकिन हमको सिर्फ एनर्जी किस में देखना था? हीट में, वर्क में और इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, राइट। बट हमको मालूम है रियलिटी में फ्रिक्शन भी होता है। जब एक पिस्टन सिलेंडर मूव होगा, थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था, जब एक पिस्टन सिलेंडर मूव होगा तो वहां पर फ्रिक्शन की वजह से भी हीट एनर्जी जाएगी, लेकिन उसको हमने कंसीडर किया था क्या? नहीं। तो ऐसी चीजों को आइडियल केस बोलते हैं, इन्हीं चीजों को थियरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको स्टडी करने के लिए ये इजी है, ठीक है। तो हमने क्या किया? जो चीज हमको नहीं चाहिए थी उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। जिस पे हमारा फोकस था, जिस पे हमको देखना था, स्टडी करनी थी, बस उसी को हमने कंसीडर किया। आई बात समझ में? तो ये रियल तो नहीं हो सकता, क्योंकि रियलिटी में अगर कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मूव हो रहा होगा तो वहां पे फ्रिक्शन तो हमेशा रहेगा। तो आपको उस एग्जांपल से समझ में आया, हाँ, कि हम लोग जब कोई चीज को स्टडी करते हैं तो हम लोग कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? क्यों? ताकि हमारी जो स्टडी है वो इजी हो जाए, हमारा जो रिसर्च है, हम जो जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं वो हमको आसानी से मिल जाए। जो अनवांटेड चीजें हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, वो हम अपनी स्टडी में कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे फिर हमारी स्टडी क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। तो जिस पे हमको हमारा फोकस रखना है, बस उन्हीं चीजों को कंसीडर करते हैं और बाकी को ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो नहीं है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये तो क्या, तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मतलब जो हम लोग कर रहे हैं वो रियल तो, इसका मतलब वो थियरी है। क्या है? थियरी है। समझ में आया?
क्लियर है? क्लियर है? तो उसी तरह ये काइनेटिक थियरी को पढ़ने, क्योंकि ये एक थियरी है तो इसमें भी हमने कुछ अजम्पशंस किए होंगे गैस को समझने के लिए। समझ में आ रहा है? ये काइनेटिक थियरी में भी हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं। क्यों लिए हैं? गैसेस के बिहेवियर को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो आओ देखते हैं कि वो अजम्पशंस क्या है, फिर उसके बाद हमको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि काइनेटिक थियरी है क्या। ठीक है, लिखो अजम्पशंस काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। वो लिख दिया आपने ऊपर? बुक कौन वो लेके गई है? पेज दो, रुक जाओ। ये ले लो, इसमें से जितना यूज हुआ करो, बाकी का एक एक पेज ऐसा निकाल लो इसमें से। ये ऊपर रखो, ये पूरा हो जाएगा तो फिर नीचे से दूसरा निकालो। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर हेडिंग लगाओ, स्टार डालो, हेडिंग लगाओ। assumptions made in studying kinetic theory of gases। पहले अपन सारे assumptions लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, assumptions made in studying kinetic theory of gases। फर्स्ट assumption, फर्स्ट लिखो, no intermolecular force of attraction exist between the molecules। Second, the molecules of gas are always in random motion। Point number 3, due to the random motion, the molecules keep on colliding with each other and with walls of the container, Next point, due to this collision
the velocity and momentum of molecules. Due to this collision, the velocity and momentum of molecules keeps on changing with time. Keeps on changing with time. Next. It is impossible to study a particular molecule in a gas. It is impossible to study a particular molecule in a gas. Therefore we study average properties for a gas. Therefore we study average properties for a gas. अब इसमें मेजरली आप समझोगे ना तो दो चीजें इसमें अजम्पशन है, बाकी सब तो उस अजम्पशंस का रीजन है, मतलब वो अजम्पशन करने की वजह से ये चीजें होंगी. ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट पढ़ो आप, क्या लिखा हमने, क्या है पहला अजम्पशन? No intermolecular force of attraction exists between the molecules. No intermolecular force of attraction exists between the molecules. ठीक है, तो जब भी हम कोई गैस को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो हम सबसे पहली चीज इसमें क्या मान के चलेंगे कि जो भी गैस को हम ले रहे हैं अपनी स्टडी में, उसके अंदर उस गैस में आपस के मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता. देयर एग्जिस्ट अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स. लेकिन हमारी स्टडी में अगर हम उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर कर ले तो फिर हम मॉलिक्यूल्स को ठीक से स्टडी नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको निग्लेक्ट कर दिया. तो क्या अज्यूम किया हमने कि हम जो गैस की स्टडी करेंगे उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है क्या? नहीं, रियलिटी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है. तो हम जो गैस के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं उस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन रियलिटी में करता है. हम जो पढ़ने वाले उसमें करेगा. हम भी तो गैस ही पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ऐसी गैस पढ़ रहे हैं जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन रियलिटी में, क्योंकि रियलिटी में ऐसा हो नहीं सकता. तो इसीलिए क्या इस गैस को मैं आइडियल बोल सकता हूं? तो कैन आई कॉल दिस एज आइडियल गैस? तो हमारी जो भी स्टडी होगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वो किस पे होगी? आइडियल गैस पे. तो वी अज्यूम द गैस टू बी आइडियल. तो व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज आइडियल? बिकॉज वी टुक सम assumptions which is not possible in a real case scenario. रियलिटी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, ये हो नहीं सकता. लेकिन हमने क्या अज्यूम किया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. आई बात समझ में? तो अगर ये रियलिटी में हो नहीं सकता तो ये गैस फिर रियल है क्या? तो रियल नहीं है तो क्या है? आइडियल है. क्या है? आइडियल है. तो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस गैस एज आइडियल गैस. तो अगर मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ने के लिए गैस को आइडियल मान रहा हूं, तो आइडियल गैस के जितने भी लॉ है, क्या उन सब को ये गैस सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि in order to study the behavior of gas we assume the gas to be ideal. So ideal गैस के जितने लॉ है उन सब को ये वाली गैस सेटिस्फाई
करेगी। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें और ऐड कर दो नीचे, इन ऑर्डर टू स्टडी बिहेवियर ऑफ गैस, इन ऑर्डर टू स्टडी बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, we assume the gas to be ideal. We assume the gas to be ideal. तो आइडियल गैस के लॉ पता है आपको, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसेक्स लॉ, फिर आइडियल गैस की इक्वेशन, वो क्या सब इस पे अप्लाई हो सकती है? यस हो सकती है ना। दरवाजे खुल गए हमारे लिए स्टडी के, तो ये सारे लॉ हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी। समझ में आया क्यों वी आर अज्यूमिंग द गैस टू बी आइडियल एंड व्हाई वी आर टेकिंग ऑल दिस असम्पशंस? समझ में आया? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया कि हम जो अब गैस को स्टडी करेंगे अंडर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, दैट गैस वुड बी एन आइडियल गैस। क्लियर है? क्लियर है? तो आइडियल गैस है तो फिर जाहिर सी बात है कुछ तो अलग होगा रियलिटी से। तो रियलिटी से इसमें क्या अलग है? इसमें कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। अब एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब आप रियल गैस को, मतलब कोई रियल में कोई गैस लो और उसको हीट करो, हीट, तो क्या होगा? रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? रैंडम मोशन इंक्रीज होगा। वेरी गुड, रैंडम मोशन इंक्रीज होगा। और क्या ये बात भी ट्रू है दोस्तों कि इफ वी हीट एनी गैस इट्स मॉलिक्यूल गोज फार अवे फ्रॉम ईच अदर? जैसे वाटर का एग्जांपल है, जब वो लिक्विड होता है तो उसके मॉलिक्यूल, लिक्विड है मतलब मॉलिक्यूल क्लोज है, सॉलिड में बहुत पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैस में और दूर। तो अगर पानी भाप बन गया, यानी वाटर जब गैस बन गया, वेपर बन गया, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं उसके मॉलिक्यूल दूर चले गए? ये हीट की वजह से तो हुआ ना। और हीट करूं तो और दूर जाएंगे। बोलो क्लियर है? Yes. अरे बोलो क्लियर है? तो कहना है से इफ आई हीट अ गैस, तो उसके बीच का जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है वो बढ़ता जाएगा, और अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो अगर ये क्यों हुआ? अपने आप तो होगा नहीं, हीट करने की वजह से रैंडम मोशन इंक्रीज हो रहा है। रैंडम मोशन इंक्रीज होने की वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच का, मॉलिक्यूल के बीच का, वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वीक हो जाएगा। राइट? क्या ये बात आपके भी समझ में आ रही है? जैसे पानी में हुआ ना भाई, लिक्विड था जब पानी, तो सारे मॉलिक्यूल क्लोज थे। जब हमने हीट किया वो वेपर बना मतलब क्या? अगर मैं उसको केमिस्ट्री के टर्म्स में समझूं तो पानी वेपर क्यों बना? क्योंकि मॉलिक्यूल दूर चले गए, गैस बन गया वो। अब वो स्टेट चेंज कर लिया। बोलो क्लियर है? Yes. तो कहना है से अच्छा, तो ये दूर जाने से क्या उनके बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था क्या वो वीक हुआ होगा? Yes. तो कहना है से कि हीट करने से, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है दो मॉलिक्यूल के बीच का, वो वीक होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊं तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है? सो कहना है से इफ आई टेक अ रियल गैस एंड हीट इट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे हीट करने की वजह से क्या होगा? इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या ऐसा नहीं होगा कि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जिसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाए? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। तो मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, तो ये क्या होता जाएगा? कम। क्या एक टाइम आएगा कि कोई एक टेम्परेचर बढ़ाते ऐसा आएगा कि ये जीरो हो जाए? हाँ, या मैं बोलता हूं ना के बराबर हो जाए, निग्लिजिबल हो जाए दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हो सकता है ऐसे? अच्छा, बहुत हाई। ये कब हुआ दोस्तों? जब टेम्परेचर मैंने बहुत हाई कर दिया। तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया? खत्म, ना के बराबर, निग्लिजिबल, जीरो। समझ रहे हो? लेकिन ये अगर इनके बीच का इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया
अरे बाप रे, तो ये तो आइडियल गैस जैसे बिहेव करने लग गए, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें नहीं होता। यही तो अजम्पशन है सबसे पहला आइडियल गैस का कि डज नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन हमने आइडियल गैस में ये नहीं बोला कि वो हाई टेम्परेचर पे ही होगा, नॉर्मल टेम्परेचर में भी आइडियल गैस डज नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो अगर आइडियल गैस में सबसे पहला ही अजम्पशन ये है कि गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, तो वो गैस क्या हो जाती है, आइडियल। क्या हो जाती है, आइडियल। तो अगर मैं गौर करूं तो एट हाई टेम्परेचर रियल गैस में भी तो यही हो रहा है, तो कहना है एट हाई टेम्परेचर रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आया, समझ में आया। एट हाई टेम्परेचर्स रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैस। कैसे, तो कैसे समझ में आया, लाइक वाइज बिहेव करे, क्योंकि यहाँ भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, एट हाई टेम्परेचर्स रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, उसी तरह एट लो प्रेशर्स रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। समझ में आया। तो इसको आप कहीं नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, नोट करो, NOT नोट डालो और ये दो स्टेटमेंट वहां पे लिख लो। ठीक है, ये काम के कभी MCQ वगैरह में कहीं आ गए तो आप इसको आंसर कर सकते हो। एट हाई टेम्परेचर्स रियल गैसेस, ऐसा लिखो, एट हाई टेम्परेचर्स एंड लो प्रेशर। नहीं तो ऐसा मत लिखो यार, तो वो ऐसा लगने लगेगा कि टेम्परेचर हाई भी होना चाहिए और साथ में लो भी प्रेशर होना चाहिए। ऐसा नहीं, अलग अलग ही लिखते, फिर अपन अलग अलग स्टेटमेंट लिखते तो वो समझ में आएगा। एट हाई टेम्परेचर्स रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस, एज एन आइडियल गैस। फिर एक और कंडीशन है जहां पर रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव कर सकती है, वो क्या, एट वेरी लो प्रेशर्स। ठीक है, तो लिखो एट लो प्रेशर्स रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। तो या तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और गैस रियल है तो किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस। तो अब आप उस पर भी आइडियल गैस के लॉ अप्लाई कर सकते हो, समझा। लेकिन कब, जब रियल गैस हो और वो एट वेरी हाई टेम्परेचर हो या एट वेरी लो प्रेशर। अच्छा, वो मैंने लिखाया नहीं आपको कि क्यों हाई टेम्परेचर पे बिहेव करती है रियल गैस आइडियल की तरह, वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ लिखा है क्या, नहीं, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ 0 हो जाएगा और ऐसी आइडियल गैस में होता है इसलिए दोनों सेम मानी जाएंगी, ऐसा सब नहीं लिखा। लेकिन हाँ, इतना लिखा, ये हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैस। क्यों ऐसा होता है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। समझ में आया, क्लियर है। तो फर्स्ट अजम्पशन एकदम क्लियर है सबको। पहला अजम्पशन सबसे क्या है आइडियल गैस का, कि हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरीके से क्या कर दिया, निग्लेक्ट। हम ये मान के चल रहे हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये अपनी स्टडी में खलल डालेगा, खलेगा, डिस्टर्ब करेगा। आई बात समझ में। ये जो इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का, ये हमको एक मॉलिक्यूल को स्टडी करने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसका बिहेवियर इसके बाजू वाले पे डिपेंड कर रहा है कि ये इसको इफेक्ट करेगा ना। अब मुझे एक मॉलिक्यूल को स्टडी करना है, अब ये अगर इसको इफेक्ट करेगा तो मुझे फिर इसको भी देखना पड़ेगा। आप समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ, तो इसलिए हमने क्या माना, इसके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, चल हट, इसको ही देखेंगे खाली, समझे। हाँ, तो स्टडी आसान होगी ना इससे। अब इसको स्टडी करने के लिए सिर्फ ये एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी है, इसके बाजू में यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो फिर स्टडी क्या हो जाएगी हमारी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसके वजह से हमने क्या कर दिया, सबसे पहला असम्पशन ये ले लिया कि सब अपने अपने पे, कोई किसको किसी से लेना देना नहीं है। ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट, किसी को किसी से लेना देना नहीं है, मतलब आपस में किसी का कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। समझा, ये एकदम क्लैरिटी आ गई इसमें, एकदम क्लियर है पहला असम्पशन। हाँ बोलो यस। आप पढ़ो सेकंड पॉइंट, क्या था। The molecule of gas are always in random motion. The molecule of gas are always in Random motion. अब ये assumption हमने क्यों लिया, देखो ये सब बहुत समझने वाली चीज है।
हम लोग जब यहाँ लिख लेते हैं ना तो बस हम लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि हाँ लिखा हुआ है तो अब लिखा है ना रैंडम मोशन में, तो मान लो रैंडम मोशन में रहते। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पहली बार कैसे मालूम पड़ा होगा कि रैंडम मोशन में रहते? दिखते तो नहीं है या किसी ने देखा भी नहीं रैंडम मोशन करते हुए। हाँ, तो कुछ बिहेवियर स्टडी किए गए, कुछ रीडिंग्स ली गई होगी, ठीक है। तो उन सब स्टडी को मद्देनजर रखते हुए, उन सब स्टडी को देखते हुए इंसान ने अजम्पशन बनाया कि ऐसा हो रहा होगा। ये बात समझ में आई? बात समझ में? तो ये भी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या है? अजम्पशन है। अब ये अजम्पशन हम लेके चलेंगे तो इससे हमको इन गैसेस को समझना आसान होगा। अगर हमने जो अजम्पशन लेके चला अगर वो गलत होगा तो फिर जो हमने सोचा था ये अजम्पशन लेके जो होना चाहिए वो नहीं होगा, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा अजम्पशन गलत है। लेकिन अगर हमने अजम्पशन लिया और जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये होना चाहिए और वो हो गया, इसका मतलब हमारा अजम्पशन राइट है। तो ये सारे अजम्पशन ना दोस्तों उसी के हिसाब से लिए गए हैं। अब अपनी वरना ये एक एक टॉपिक पे पीएचडी हो सकती है, ये इतने इतने डीप है। अब किसी ने इसको ऑलरेडी पूरा स्टडी कर चुका और आपको जो है ऊपर ऊपर से, जैसे हम लोग सरफेस से देख रहे हैं, जितनी फिजिक्स है ना आपकी पूरी 12th की, इसको सब हम सिर्फ सरफेस पे देख रहे हैं। वरना मैं तुमको एक एक चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक पे तुम अपनी जिंदगी पूरी गवा सकते हो, फिर भी उसके अंत को नहीं पहुंचोगे। इतनी डीप है वो को किसी भी चीज की फिजिक्स। आई बात समझ में? हाँ, तो ये अजम्पशन जो है ये पिछले साइंटिस्ट ने स्टडी किया गैस को, कुछ उनको लैब वगैरह में रीडिंग्स आई होगी, कुछ उन्होंने ये सारे अजम्पशंस लेके चले होंगे, फिर उनको समझ हाँ तो ये जो अजम्पशन है ये राइट है, ये लेके हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आया? हाँ देखे होगे उन्होंने, अरे हीट होने से गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? इसका मतलब अंदर कोई तो चीज एनर्जी दे रही होगी, तो एनर्जी का हो सकता है उन्होंने दिमाग लगा क्या चीज से एनर्जी आ सकती है, मॉलिक्यूल के पास कहाँ से आएगी? तो सोचोगे हाँ भाई ये जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, टेम्परेचर जो हम दे रहे, तो गैस एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती, तो हो सकता है गैस उसको लेके मॉलिक्यूल उसको लेके भाग रहा होगा। क्या कर रहा होगा? और वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रही होगी? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें? काइनेटिक। और फिर वो गैस, अगर ये असम्पशन लेके चलेंगे वो गैस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो अगर किसी चीज के पास वेलोसिटी है और वो टकराती रहेगी तो उसका क्या चेंज होता रहेगा मालूम? मोमेंटम। क्या चेंज होता रहेगा? टकराती जाती है ना उसका मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम विद टाइम क्रिएट्स फोर्स। और फोर्स किसी एरिया पे लगा, इट क्रिएट्स प्रेशर, इट क्रिएट्स। तो क्या गैस को यूज करके हम लोग ये कंप्रेसर, इंजन ये सब नहीं चलाते ना, तो गैस क्या लगाता है? प्रेशर ही तो लगाता है। तो अब समझ में क्यों ये असम्पशन लिए होंगे, क्योंकि वो अगर मैं पीछे आता जाऊं, जैसे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर क्यों लगेगा? फोर्स की वजह से। फोर्स क्यों लगेगा? चेंज इन मोमेंटम की वजह से। चेंज इन मोमेंटम कब आ सकता है? जब किसी चीज के पास वेलोसिटी हो। ओह अच्छा, वेलोसिटी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने गैस के मॉलिक्यूल को क्या करवा दिए? किसमें? रैंडम मोशन। वेलोसिटी तो चाहिए, दूसरा मोमेंटम भी चेंज होना चाहिए। मोमेंटम कब चेंज होगा? कोलिजन, टकराने की वजह से। अगला पॉइंट वही है, समझे? अब हमने देखा अभी जैसे स्टीम वगैरह को यूज करके हमने पिस्टन चलाया। अब भाई गैस प्रेशर लगा रही है पिस्टन पे, तभी तो वो आगे पीछे हो रहा है। प्रेशर के लिए क्या चाहिए? फोर्स के लिए क्या चाहिए? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम के चेंज होने के लिए क्या चाहिए? वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसी चीज के पास कब आएगी? जब वो मोशन में होगा। तो आप समझ में ये असम्पशन क्यों ले रहे हैं हम लोग? हाँ, अरे हमने चीजों को देखा और उससे प्रिडिक्ट किया कि ऐसा हो रहा होगा, समझे? तो ये कंसीडरेशन समझ में आया, व्हाई वी कंसीडर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस टू बी इन रैंडम मोशन। समझे? पूरी कड़ी पीछे में आता गया। तो ये समझ में आ रहा मुझे कि वेलोसिटी चाहिए, तो जाहिर सी बात है फिर वो मॉलिक्यूल किस में रहे होंगे? मोशन में। किसमें? और वेलोसिटी उससे मोमेंटम बन रहा है, तो उसके लिए कोलिजन भी फिर होना जरूरी है। तो रैंडम मोशन करेंगे, अभी सभी एक साथ मोशन करेंगे तो थोड़ी कोलाइड होंगे। हाँ, लेकिन अब यही मोशन वाली कहानी में मैं एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया, रैंडम मोशन। तो क्या अब ये इधर जा रहा है, वो इधर आ रहा है, ऐसे करोड़ों मॉलिक्यूल कहीं भी जा रहे हैं, तो आपस में टकराएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे,
नहीं ऐसा नहीं होगा ना, आपस में टकराएंगे, फिर जिस कंटेनर में रखा उससे टकराएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, समझ में आया, उससे प्रेशर बनेगा, समझ में आया, क्लियर है, समझे। तो क्यों हमने कंसीडर किया कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते, ये समझा। हाँ, तो ये मान के चलेंगे अभी हम लोग क्या, कि कहीं पे भी गैस मिले तुमको, चाहे बलून के अंदर हो, चाहे टायर के ट्यूब के अंदर हो, या इस रूम में हो, तो इस रूम के अंदर जितने गैस के मॉलिक्यूल है अभी राइट नाउ क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हारे गाल पे टकरा रहे हैं, फिर वहां से निकल के बाजू वाले के गाल पे टकरा रहे हैं, फिर वहां से निकल के ट्राइपॉड पे टकरा रहा है, फिर इस लाइट पे, इस पंखे पे, फिर दीवार पे, ऐसा होता जा रहा है, ऐसे करोड़ों मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है राइट नाउ, ठीक है। ये अपना असम्पशन रहेगा। तो कितना केओटिक होगा ना ये, कितना केओटिक होगा ये, सोचो। ऐसा एक नहीं कर रहे हैं, ऐसे करोड़ों खरबों मिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल कर रहे हैं। क्या स्टडी करना इसको पॉसिबल लग रहा है क्या, इतना केओटिक होगा, ठीक है। ये समझ में आया सेकंड पॉइंट, क्या कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा किस में रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। आप पढ़ो क्या था नेक्स्ट पॉइंट, To the random motion, the molecules keep on with each other and with wall of the container. अब सिंपल सी बात है, तो लॉजिकल है ये, लॉजिक, ये दो असम्पशन थे, अभी इस असम्पशन की वजह से क्या हो रहा है, एकदम लॉजिकल बात है। मैंने 100 लोग लाए इस रूम में और छोड़ दिए, भागो बोल दिया, और कहीं भी भागो, रूम खाली कर देता, बोला कहीं भी भागो, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा, आपस में टकराएंगे ना, या आपस में टकराएंगे या इस दीवार से टकराएंगे, यही होगा, और अंदर ही घूमते रहेंगे, टकराते रहेंगे, घूमते रहेंगे, टकराते रहेंगे, जहां टकराओ फिर जो डायरेक्शन मिला वहां भागो, समझे। तो यही होगा गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, अरबों खरबों मॉलिक्यूल है, एक क्लोज स्पेस में पैक्ड है और कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, तो क्या होता रहेगा, आपस में टकराते रहेंगे, फिर कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे, होगा ही। हाँ, समझ में आया, क्लियर है, पक्का। पढ़ो आप नेक्स्ट पॉइंट। Due to this collision, the velocity and momentum of molecules keep on changing with time. अब ये कोलिजन होता जा रहा है, अभी देखो यहाँ से एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी था, तो क्या होगा, इसके अब ये कुछ वेलोसिटी लेके आ रहा होगा, टकराया, वेलोसिटी कुछ लॉस हो जाएगी, फिर ये डायरेक्शन में जाए, समझे, क्लियर है। फिर कहीं गया टकराया, फिर वेलोसिटी का लॉस हो, फिर दूसरे डायरेक्शन में चला गया, क्लियर है। हाँ, तो ये तो हो गई ना, कुछ वेलोसिटी लेके आ रहा है, टकराया, वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से क्या चेंज होगा, मोमेंटम, क्या चेंज होगा, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, जब किसी चीज के पास मास हो और वेलोसिटी हो, ये दोनों मिलके एक फिजिकल क्वांटिटी बनाती है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, क्या बोलते हैं, और यही मोमेंटम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स, इसके लिए हम फोर्स लगा देना, फोर्स वो एक्चुअली चेंजिंग मोमेंटम है, या तो फिर ये चेंजिंग मोमेंटम में उसको ज्यादा करेक्ट बोलना ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, देखेंगे हम लोग आगे, वो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, फोर्स भी थोड़ा सा क्लियर करूंगा आपको क्या होता है। हाँ, ये दोनों ऑब्वियस से पॉइंट समझ में आया कि रैंडम मोशन कर रहे तो आपस में टकराएंगे, ठीक है, आपस में टकराएंगे तो उससे एक और चीज होगी, इनकी वेलोसिटी और मोमेंटम में चेंज आएगा, बोलो क्लियर है, समझ में आया, पक्का। आप पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, It is impossible to study a particular molecule in a gas. Therefore, we study average properties for a gas. क्या होगा, तो बोलने में इतना क्यों डर रहे हो, तो प्रॉब्लम है, समझ सकता हूँ मैं, अभी ऊपर हो गया ना, पहले ऐसा स्विंग हो रहा था ना। तो अभी हमने देखा कि इतने सारे मॉलिक्यूल सब रैंडम मोशन कर रहे, टकरा रहे, भाग रहे, टकरा रहे, भाग रहे, तो समझ में आ रहा है ना कितना केओटिक चीज होगी ये। अब मैं किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ूं, उसको स्टडी करने जाऊं, कैसे कर सकता हूं मैं ऐसे, हर एक, मुझे अगर इतने से गैस के बारे में भी स्टडी करना हो तो उसमें मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ मॉलिक्यूल है, एक एक के रैंडम मोशन को कहां से प्रिडिक्ट करता बैठूंगा, कर भी नहीं सकते। हाँ, आई बात समझ में। तो एक मॉलिक्यूल को भी अगर मैं स्टडी कर पाया तो वो खत्म होने के बाद ऐसे कितने और बचेंगे, कई ट्रिलियन, वो खत्म करने में कई साल और चले जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इन अ गैस,
तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एवरेज प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे गैसेस की वो क्या होगी, एवरेज, यानी पूरी मॉलिक्यूल्स को मिला के कोई एक प्रॉपर्टी, समझे, पूरे मॉलिक्यूल्स की मिला के वो प्रॉपर्टी एक, मतलब वो एक वही सब पे, जैसे वेलोसिटी पढ़ रहा हूँ, जैसे मुझे वेलोसिटी निकालना है गैस की, तो क्या एक एक मॉलिक्यूल की निकालूंगा? नहीं, अगर उसमें ट्रिलियन मॉलिक्यूल है तो मैं वेलोसिटी की एक वैल्यू निकालूंगा और ये अज्यूम करूंगा कि सबकी वैल्यू है, वो एक एवरेज वेलोसिटी होगी। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई मॉलिक्यूल है वो 10 की स्पीड से चल रहा है, कोई 20 की स्पीड से चल रहा है, कोई 18 की, कोई 12 की, कोई 17 की, कोई 16 की। तो अगर मैं बोलूं कि एवरेज 15 है तो चलेगा, ऐसा एक एवरेज मान के चल सकता हूँ ना कि 15 का एवरेज से सारे, तो लेकिन हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल 15 की स्पीड से नहीं चल रहा है। मैंने क्या माना, ये सबकी मैं एक एक हर एक की वेलोसिटी नहीं कंसीडर करूंगा, मुझे गैस को स्टडी करनी है तो मैं क्या मान लूंगा, एक एवरेज प्रॉपर्टी। क्या मान लूंगा? जैसे मुझे वेलोसिटी स्टडी करना है, एक एक की नहीं स्टडी कर सकता, तो मैं एक एवरेज मान के चला कि एवरेज वेलोसिटी इन गैस मॉलिक्यूल्स की 15 है, तो क्या वो करेक्ट होगा? हाँ, अगर एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा ही 15। समझ में आया? क्लियर है? एकदम क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एकदम क्लियर है। और वो तो लास्ट वाला पॉइंट मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर हमको काइनेटिक थ्योरी पढ़ना है तो वी हैव टू अज्यूम गैस टू बी आइडियल्स। ठीक है, हाँ, क्या लिखा था हमने, आप पढ़ो। In order to study the behavior of molecule, we assume the gas will be ideal. तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को अगर हमको पढ़ना है, गैस को समझने के लिए, तो हम गैस को क्या मान के चले, आइडियल गैस। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया दोस्तों कि जो भी हम गैस के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दोस प्रॉपर्टीज विल बी आइडियल तो है ही वो, दोस प्रॉपर्टीज विल बी एवरेज प्रॉपर्टीज। एवरेज प्रॉपर्टीज मतलब सारे मॉलिक्यूल्स की मिला के एक एवरेज प्रॉपर्टी। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ऐसी एक एवरेज प्रॉपर्टी, ऐसी एक नहीं 2-3 एवरेज प्रॉपर्टी वो अपने को देखना है। आओ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार डालो और लिखो 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 प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, उसमें एक लाइन छोड़ो और पहला लिखो, पहला लिखो, पहला लिखो, फ्री पाथ। फ्री पाथ, फ्री पाथ। ठीक है, अब ये फ्री पाथ होता क्या है, और इसको ये लिख देना, सिंबल इसका लगाना ये लैम्डा, सिंबल इसका लगा लैम्डा, फ्री पाथ लैम्डा। मुझे आप बताओ, गैस के मॉलिक्यूल हमेशा किस में होते हैं? रैंडम मोशन में। वेरी गुड। और इस रैंडम मोशन की वजह से वो क्या होते जाएंगे, क्या करते जाएंगे? इस रैंडम मोशन की वजह से उनका क्या होगा, आपस में कोलिजन होगा। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो गैस को ये चला यहाँ एक से टकराया, फिर ये टकराया, टकराने के बाद यहाँ जाने लगा, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ जाने लगा, यहाँ टकराया, यहाँ टकराने के बाद फिर यहाँ टकराया। तो आप मुझे बताओ, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में क्या कुछ डिस्टेंस इसने ऐसा भी ट्रैवल किया जहां ये किसी से नहीं टकराया? तो वहां ये फ्री था। क्यों फ्री था? यहाँ किसी से टकराया नहीं। तो ये जो पाथ इसने ट्रैवल किया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। आई बात समझ में? एक कोलिजन हो गया, इसके बाद थोड़ा ट्रैवल करेगा, फिर दूसरा कोलिजन हो रहा है ना। तो ये दो कोलिजन के बीच में तो ये मॉलिक्यूल फ्री है, कोई कोलिजन नहीं हो रहा है इसका। सो दिस पाथ इज कॉल्ड एज दिस डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो पाथ कवर किया गैस के मॉलिक्यूल ने, इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। तो लिखो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय a gas molecule, the distance covered by a gas molecule, the distance covered by a gas molecule between
between two consecutive collision is called as free path. It's called as free path. चलो अब मेरे को आप लोग ये बताओ दोस्तों, यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यहाँ से चला, ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ एक और मॉलिक्यूल था, ये पॉइंट पे इमेजिन करो यहाँ एक और मॉलिक्यूल है, तो ये यहाँ से चला यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टकराएगा। बोलो यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल है तो क्या ये इससे टकराएगा? यस टकराएगा। तो ये क्या फ्री पाथ हुआ? ठीक है। इससे टकराने के बाद लेट से ये गैस का मॉलिक्यूल फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ एक और इसको गैस का मॉलिक्यूल मिला, क्या ये इससे भी टकराएगा? तो इस टाइम पे क्या ये फ्री पाथ हो गया? क्या जरूरी है ये और ये सेम हो? अच्छा, ये ऐसे कितने कोलिजन करेगा? ये एक गैस का मॉलिक्यूल से कितने कोलिजन कर सकता है? इनफाइनाइट n नंबर ऑफ। तो क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा? नहीं, हमको भी समझ में आ रहा, हो सकता है अगला इसको इधर ही पे मिल जाए, यहाँ से क्या यहाँ टकरा गया, तो अब ये हो गया मीन फ्री पाथ। क्या सब सेम है? नहीं। तो क्या करता हूँ मैं, इसको दे देता हूँ λ1, इसको नाम देता हूँ λ2, इसको देता हूँ λ3, लेकिन है तो सभी लैम्डा ही ना फ्री पाथ, लेकिन सब अलग अलग, इसलिए 1 2 3। ऐसे कितने लैम्डा हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैम्डा हो सकते हैं। समझ में आया? तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ ये λn भी हो सकता है? हाँ, समझ में आया? तो वही बात है ना, फ्री पाथ तो एक कोलिजन के बीच का पाथ हो गया, लेकिन क्या हम एक एक मॉलिक्यूल के एक एक इंटरेक्शन को स्टडी कर सकते हैं? नहीं, हम तो एवरेज प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना। क्या एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं? MEAN मीन। क्या एवरेज का एक और नाम मीन भी है? तो एक काम करते हैं, हम लोग फ्री पाथ नहीं देखेंगे, बल्कि हम लोग गैस के लिए क्या देखेंगे? मीन फ्री पाथ, एवरेज देखने वाले। समझ में आया? क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? समझा कि नहीं समझा? समझा तो लिखो नेक्स्ट, मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ के लिए क्या डालोगे? लैम्डा m, मीन है ना, लैम्डा m कर दो उसका सिंबल, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ और उसका सिंबल लिखो लैम्डा m। तो ये क्या होगा? लैम्डा क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन। तो लैम्डा m मीन क्या होगा? एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन। वो डिस्टेंस है, ये एवरेज डिस्टेंस होगा। अरे भाई ये एवरेज है ना, मीन है, ठीक है, तो लिख दो द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड between two consecutive collision is called as mean free path. The average distance covered by a gas molecule, वैसे सेम लिख दो बस, the average distance covered by the gas molecule between two consecutive collision. The average distance covered by a gas molecule between two consecutive collisions is called as mean free path। खत्म। तो चलो इसका हम लोग मतलब ये डायग्राम बना लो दोस्तों, ये बना लो छोटा सा, इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं। हाँ, मीन फ्री पाथ निकालना है, आप लोग बताना मुझे, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, पट से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो कैपिटल हो गया। ऐसा एरो भी बना लो, तुमको समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से मूव हो रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है।
क्लियर है? चलो इस मीन का फॉर्मूला निकालने कैसे निकालेंगे? लैम्डा एम। बोलो मीन कैसे निकालोगे? तुमको मीन निकालना है सारे फ्री पाथ का, तो कैसे निकालोगे? वेरी गुड, लैम्डा 1 प्लस डॉट 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 प्लस वही डिवाइड बाय किससे हो जाएगा? कितने थे ऊपर जितने टर्म उतने से नीचे डिवाइड, तो ऊपर कितने टर्म है? n, तो नीचे n से खत्म। यही हो गया मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। मुश्किल था, देखने में मुश्किल लगता है, समझने में कोई मुश्किल नहीं है। समझ में आया तो कुछ भी नहीं है, कर लो। ये था मीन फ्री पाथ। चलो हो गया। देख लिया मीन फ्री पाथ का मैथमेटिकल रिलेशन भी आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो और लिखो रिलैक्सेशन टाइम, और उसका सिंबल होगा दोस्तों टाउ। ये टाउ, मराठी के च जैसा टाउ। लिखें, लिखे लिखे। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा मुझे बताओ, अगर घर पे आप फ्री हो तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? रिलैक्स। क्या करोगे? रिलैक्स। उसी तरह जब ये गैस का मॉलिक्यूल फ्री है तो उतना टाइम इसका क्या कहलाएगा? रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या मैं बोल सकता हूं द टाइम टेकन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। हाँ, ये टाइम तो फ्री है ना मॉलिक्यूल, तो ये टाइम क्या कहलाएगा? रिलैक्सेशन टाइम। लिख दो। तो ये टाइम कौन सा? ये वही टाइम है जो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में होगा। ये मुश्किल था समझना। क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या नहीं? समझा? तो लिखो क्या आएगा इसका डेफिनेशन? दी टाइम टेकन बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू consecutive collision, the time taken by gas molecule between two consecutive collision, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन का मतलब समझ में आया ना? दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा उसी को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम टेकन बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन इज कॉल्ड एज relaxation time. Is called as relaxation time. अच्छा तो मुझे बताओ, क्या ये दो कंसेक्यूटिव कोलिजन है? क्या इन दोनों के बीच का टाइम को मैं टाउ 1 बोल सकता हूं? ऐसे यहाँ पे ये टाइम को क्या बोल दूंगा? टाउ 2। क्या ये सब टाइम सेम होगा? जब डिस्टेंस सेम नहीं है तो वो कवर करने के लिए टाइम भी सेम लगेगा क्या? नहीं, अलग लगेगा। तो कैन आई टेल दिस टाइम इज टाउ 3। ऐसे कितने टाइम हो सकते हैं? वेरी गुड। ऐसे हो सकते हैं टाउ n तक। समझे? क्लियर है? वही बात है, टाउ तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम हो गया, लेकिन क्या ऐसा सिर्फ एक ही है? ऐसे तो बहुत सारे कोलिजन होंगे। तो इसके लिए भी हम लोग क्या देखेंगे? एक एवरेज प्रॉपर्टी। तो अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज देखने वाला हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? वेरी गुड, पैटर्न पकड़ो। वेरी गुड, मीन रिलैक्सेशन टाइम। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे? टाउ। वेरी गुड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब इजी हो गया ना? समझना। टाउ डिवाइडेड बाय हो गया, फॉर्मूला भी आ गया। अब तो सब बना लिए, डेफिनेशन, फॉर्मूला, सब कुछ समझे। इस डायग्राम में टाउ ऐड करो, फिर लिखो पहले तो वो लिखो मीन रिलैक्सेशन टाइम, इसका सिंबल लिखो टाउ m। मीन रिलैक्सेशन टाइम, इसका सिंबल टाउ m। फिर उसका डेफिनेशन कैसा आएगा? यहां क्या लिखे थे? तो यहां पे आएगा द टाइम ना, तो यहां क्या आएगा? खाली द एवरेज टाइम। देखो मैं आपको इसलिए कहता हूं ये नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ। क्यों? ये इतने इजी डेफिनेशंस है ना कि आपने एक पढ़ लिया, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। The average time taken by gas molecule between वही है पूरा, खाली एवरेज ऐड करना है उसमें बस।
हो गया। अब आप मुझे ये बताओ दोस्तों, ये मॉलिक्यूल ने लैम्बडा के बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये कवर करने में इस मॉलिक्यूल को टाइम लगा। अगर खाली मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मुझे क्या दे देगा? वेलोसिटी। इसके पास डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तो ये मुझे क्या दे देगा? वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी है? पीछे बैठ जाओ। क्या मैं बोल सकता हूं मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी है? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता। उसी पे तो पूरी काइनेटिक थ्योरी बेस्ड है। हाँ, तो वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट और टाइम, दोनों भी तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिए। अरे बोलो, क्लियर है? Yes. समझ में आया? पक्का? पक्का? Yes. तो कहना है इसे दी वेलोसिटी, सॉरी, मुझे वेलोसिटी को डिफाइन करना है इसके लिए, किसके लिए? गैस के मॉलिक्यूल के लिए। तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं? बोलो 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 बोलो। कहना है इसे द रेशियो ऑफ फ्री पाथ एंड, बोलो, रिलैक्सेशन टाइम इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है? हाँ, समझ में आया? लिख दो, लिख दो। वेलोसिटी v, ब्रैकेट में लिखना v, ठीक है। क्या लिखोगे? द रेशियो ऑफ फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम of a gas molecule is the velocity, is defined as velocity, is defined as velocity। ठीक है, कहना है वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, कर लो। फिर से वही बात, क्या मॉलिक्यूल के पास, अब देखो यहाँ लैम्बडा अलग, टॉ अलग, तो यहाँ वेलोसिटी भी, तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी v1। यहाँ लैम्बडा अलग, टॉ अलग, तो यहाँ वेलोसिटी v2। यहाँ लैम्बडा अलग, टॉ अलग, तो वेलोसिटी, ऐसी कितनी वेलोसिटी होंगी? एक मॉलिक्यूल के पास vn तक हो सकती है। ठीक है, तो एक एक स्टडी कर सकता हूँ क्या? तो फिर क्या करेंगे? एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी, तो उसको क्या बोलेंगे? मीन वेलोसिटी। लिखो मीन वेलोसिटी, और उसका सिंबल कैसा लिखोगे? वी एम लिखो। और इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं। इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, खत्म। इट इज डिफाइंड एज, इसका अगर डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, के वेलोसिटी को तो हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो ये मीन रहेगी। तो मुझे बताओ vm निकालना है, कैसे निकालोगे? वेरी गुड, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 प्लस vn द होल डिवाइडेड बाय n। दिस इज मीन वेलोसिटी। क्लियर है? समझ में आया क्या? हाँ, नेक्स्ट। अब यहां तक तो सब आपको समझ में आया होगा। एक मॉलिक्यूल है, वो रैंडम मोशन कर रहा है, उस रैंडम मोशन की वजह से कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन के बीच में एक टाइम होगा, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। एक पाथ होगा, उसको फ्री पाथ बोल रहे हैं। ये पाथ और टाइम को डिवाइड करेंगे तो उसके बाद एक वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब कुछ टर्म्स है वेलोसिटी के ही जो हमको और डिफाइन करना है इसके अंदर। ठीक है, दो तरह की और वेलोसिटी है जो हमको देखना है। हमको मालूम है
जो वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल की ये कुछ तो होगी, ठीक है, ठीक है। अब इस वेलोसिटी के अलावा हम दो वेलोसिटी और डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल के लिए, विच इज कॉल्ड एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसका सिंबल ऐसा लिख देना, ये वेलोसिटी का सिंबल मीन स्क्वायर के लिए m डॉट s लगा दो। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको उल्टा आना है। क्या करना है? उल्टा आना है। पहले क्या है, उल्टा होगे तो पहले क्या मिलेगा? स्क्वायर। क्या करना है? फिर उसका क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? मीन। तो जितनी भी वेलोसिटी है सबसे पहले उनका क्या कर लो? स्क्वायर। क्या कर लो? तो वी एम एस निकालना है। सबसे पहले जितनी भी वेलोसिटी सबका क्या करोगे? तो ये डायग्राम देखो, यहाँ कितनी वेलोसिटीज होंगी? हाँ, कितनी होंगी? v1 प्लस v2 प्लस v3 vn, ये सारी वेलोसिटी होगी। इन सबको पहले आप क्या करोगे? उल्टा आना है। पहले इनका क्या करोगे? स्क्वायर। तो इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, सारे का स्क्वायर हो गया। अब इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है? तो मीन निकालना तो कुछ नहीं, जितने ऊपर है सब डिवाइडेड बाय उतना ही नंबर n। हो गया ये मीन स्क्वायर। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो मीन स्क्वायर है ना, अक्सर बच्चे इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं यहाँ भी स्क्वायर आएगा। पहले मीन निकालना है फिर स्क्वायर कर। मीन स्क्वायर में पहले मीन आ रहा है फिर स्क्वायर आ रहा है ना, तो बच्चे पहले मीन निकालने आते, तो पहले मीन निकालोगे तो ये आएगा, फिर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, है ना, है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, कैसा आना है? उल्टा आना है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब पहले आप जो वेलोसिटी आई है हमको, या जितनी भी इसमें एक मॉलिक्यूल के पास कितनी वेलोसिटी होगी उन सबको स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, तो ऐसे ही आएगा ना। हाँ, क्लियर है? तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बोलो कैसे डिफाइन कर सकते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी को? बोलो बोलो। कुछ डिफाइन करने की इसको जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसका जो मैंने लॉजिक बताया उसी से डायरेक्ट इसका क्या लिख दो? मैथमेटिकल रिलेशन लिख दो, लिख दो। समझना जरूरी है, मीन स्क्वायर कैसे निकाले, समझना ना। मैं इसका आपको पर्पस भी बताता हूं। इसके बाद एक और वेलोसिटी है दोस्तों, वो देखना है हम लोग को। that is रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक लाइन छोड़ो, लिखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या लिखोगे? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और उसका सिंबल क्या आएगा? वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वी आर एम एस। तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसी टाइप की वेलोसिटी है तो क्या करने का? कैसा चलोगे? उल्टा। कैसा चलोगे? उल्टा। तो वी आर एम एस निकालना है, तो सबसे पहले जितनी भी वेलोसिटी उनको क्या करोगे आप? स्क्वायर। तो पहले वेलोसिटी लिख लो, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn। इन सबको पहले क्या करोगे? क्या करोगे? कर दिया स्क्वायर। उसके बाद इसका क्या निकालोगे? सेकेंड मीन, तो डिवाइड बाय n कर दिया तो मीन निकल गया। उसके बाद इस पूरे का क्या लोगे? तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर का मैथमेटिकल फॉर्मूला। क्या ये मुश्किल था समझना? हाँ, लिखो यहाँ पे इसके नीचे बस एक चीज और ऐड कर लेना, छोटी सी, वो तो लॉजिकल है, समझने जैसी है। देखो, अगर दोस्तों ये रूट को मैं यहाँ फेंक दूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं v स्क्वायर आर एम एस बराबर होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर अपॉन n के?
ये भी 2 है ना, यानी VRMS का स्क्वायर इसके बराबर होगा, और खाली VRMS है तो यहाँ भी कर देंगे। मतलब ये मेन है, ये याद रखना, बट इससे मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं पे मुझे ये रिलेशन दिख रहा है तो उसकी जगह मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ। समझे क्या? नहीं मुश्किल था क्या ये? मैंने खाली रूट को यहाँ ले लिया बस, ये भी लिख लो। अब अक्सर बच्चों के या लोगों के दिमाग में सवाल आता है, सर ये एवरेज तो हमने पहले ही निकाल चुके थे ना, मीन, तो फिर ये क्यों निकाले? ये भी एक मीन ही है, रूट मीन स्क्वायर, समझे? लेकिन ये स्क्वायर का मीन है और उस पर भी रूट लगा हुआ है, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एवरेज वेलोसिटी है ना, 0 आती है। क्यों 0 आएगी? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, या कोई बॉडी मान लो रेस्ट पर है, या गैस के मॉलिक्यूल को हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे, कोई हीट नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, तो अगर मैं नेट वेलोसिटी निकालूं सबकी मिला के, तो एवरेज कम्स आउट टू बी 0। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, एक का ये होगा, एक का ये होगा, एक का ये होगा, ऐसा करके सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। तो नेट वेलोसिटी या एवरेज कभी यहाँ पे क्या आ सकती है? 0, बट VRMS विल नेवर बी 0। क्यों ये 0 हो नहीं सकती? क्यों ये 0 हो नहीं सकती? अभी कहीं पे एक गैस एग्जांपल ले लो, इस रूम में गैस के मॉलिक्यूल है ना, रैंडम मोशन कर रहे हैं ना, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है, इसका मतलब क्या सब रेस्ट पे? एवरेज 0 आ रहा है भाई, एवरेज 0 का मतलब समझते हो, यानी सब रेस्ट पे। हाँ, इसका मतलब हाँ ये भी मैं बोल सकता हूँ कि सर सब 0, एवरेज 0, इसका मतलब ये नहीं कि सब रेस्ट पर है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, बराबर। ये भी रीजन मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करूंगा अगर वैल्यू 0 आ रही है? तो कहीं पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट करना है, वहां 0 पुट कर दूंगा तो आगे बढ़ पाऊंगा क्या? नहीं बढ़ पाऊंगा ना। तो फॉर द सेक ऑफ स्टडी हमने वेलोसिटी का एक और अच्छा एवरेज ले लिए, दैट एवरेज वाज VRMS। ये भी एक मीन ही है ना, लेकिन ये वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन है और इस पे रूट लगा है, तो ये कभी 0 नहीं होगा। हाँ, तो फिर मतलब क्या लगता है किसको यूज करना ज्यादा बेटर होगा, VM को कि VRMS को? बिकॉज इट विल नेवर बी 0। तो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल की एक एवरेज वैल्यू है, एंड दैट एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कौन सी होगी? RMS। ये 0 हो सकती है, ये 0 कभी नहीं होगी, एंड दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है ना स्टडी पर्पस के लिए। तो हमने और हमको मालूम है भाई कि गैस का मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होता है, रैंडम मोशन में होता तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी 0 अगर होगी तो काइनेटिक एनर्जी निकाल नहीं पाएंगे, तो काइनेटिक थ्योरी कैसे पढ़ पाएंगे? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी 0 हो सकती है, अगर ये 0 हो गई तो बात ही खत्म, काइनेटिक एनर्जी आएगी ही नहीं। तो लेकिन वहां वेलोसिटी चाहिए ना हमको, तो वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया? ये 0 होने के चांसेस थे, इसके लिए हमने इसके अलावा एक वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन की, एंड दैट न्यू एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज VRMS, एंड दिस विल नेवर बी 0। अब ये पर्पस समझ में आया कि मैं तो बोलता हूँ किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा कि ये VRMS सर है क्या, क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, ना कोई टीचर इसको एड्रेस करता है, ना कोई बताता है, ना कोई बच्चा पूछता है, ठीक है। लेकिन हम लिखे, हम पढ़े, तो मैंने तो आपको एकदम क्लियर कर दिया। बोलो कुछ डाउट है अभी? क्यों VRMS डिफाइन किया हमने, समझ में आया? अरे भाई हमको काइनेटिक थ्योरी पढ़ना है, आगे चल के काइनेटिक एनर्जी भी निकालना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो वहां वेलोसिटी चाहिए, अगर ये वेलोसिटी यूज करेंगे और ये 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी आएगी क्या? काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही, इसका मतलब क्या? गैस के पास कोई गैस के मॉलिक्यूल का मोशन ही नहीं हो रहा है, फिर जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो जा कर रही है अगर काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी तो। हाँ, तो हमारी स्टडी वहां जाके कॉम्प्लिकेट हो जाएगी ना, रुक जाएगी, फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते हम लोग। तो हमको एक वेलोसिटी की हमेशा वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया? एक नया वेलोसिटी का टर्म डिफाइन किया इन ऑर्डर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ गैस, एंड दैट न्यू टर्म ऑफ वेलोसिटी वाज कॉल्ड एज VRMS। इसको डिफाइन कैसे करते हैं समझाना? पहले सारी वेलोसिटी को ऐड करो, फिर उनका उल्टाओ, पहले ऐड करो फिर उसका फिर रूट। आप किसी से पूछना भाई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या, तो उसको किसी को ये सब याद, ये फॉर्मूला हो सकता है याद हो, लेकिन लोगों को, अक्सर बच्चों को ये लगता है कि पहले मीन निकालना है, फिर स्क्वायर करना है, सॉरी पहले रूट लगाना है, फिर मीन निकालना है और फिर स्क्वायर करना है।
तो आपने क्या किया, इसको लिया, पहले ये नहीं था ना इस पे, आपने इसको लिया, इसको लिया, ठीक है, रूट लगा दिया, क्या लगा दिया, इसका आपने मीन निकाल लिया, क्या निकाल लिया, अब इसको स्क्वायर लगा दोगे तो दोस्तों ये भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ गलत होगा ना, मान लो n की वैल्यू 2 थी, आपने स्क्वायर कर दिया 4 हो गया वो वैल्यू, तो आंसर करेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरएमएस में पहले क्या करना है, तो उल्टे से आना है, पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन निकालना है, फिर रूट लगाना है। ये कोई भी आरएमएस वैल्यू, आगे चल के एसी सर्किट में हम वीआरएमएस पढ़ेंगे, वीआरएमएस मतलब वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, करंट की आरएमएस वैल्यू। अब मैंने यहाँ ये लॉजिक बता दिया, वहां पर भी यही करना है। आई आरएमएस बोला तो मतलब पहले क्या निकालोगे, पहले क्या निकालोगे, स्क्वायर, फिर मीन, पहले उसको स्क्वायर करोगे, फिर उसका मीन निकालोगे, फिर उस पे क्या लगाओगे, समझे, क्लियर है, ये पूरा क्लैरिटी आ गई एकदम, ये एकदम बेसिक चीजें थी और अभी हमारी अच्छे से होगी, बोलो क्लियर है। क्या हमने चैप्टर के नाम से शुरू किया था, अब देखो बोर्ड पूरा भर गया, कितने अच्छे कंसेप्ट कर लिए हमने इसके, बोलो समझ में आया, क्लियर है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, पक्का पक्का अच्छे से समझ में आया, क्लियर है। इसके बाद मेरे को आइडियल गैस से रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल इक्वेशंस देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक ये चीज सबको समझ में आई, वीआरएमएस एकदम क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को कुछ भी, समझे, सब अच्छे से समझ में आया ना, यस। अब इसके बाद हम लोग कुछ मैथमेटिकल रिलेशन डिफाइन करेंगे फॉर दिस आइडियल गैस, ठीक है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे, ये टॉपिक अपना प्रॉपर कंप्लीट हो गया, वो हम लोग देखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, ठीक है।